नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक सेंसिटिव और इम्पोर्टेंट मुद्दे के बारे में बात करने वाले हैं। इजराइल और हमास के बीच में जो संघर्ष चल रहा है उसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। लेकिन इस वीडियो में हम ना केवल इस मुद्दे पर गहराई से बात करेंगे बल्कि इस वीडियो में आपको कुछ नए और इंटरेस्टिंग वर्ड्स भी देखने के लिए मिलेंगे जो इस पूरी सिचुएशन को बेहतर तरीके से समझने में आपकी मदद करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। हाल ही की घटना से जब इजराइल ने गाजा सिटी में एक स्कूल पर हमला किया जिसमें 100 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए। इजराइल ने इस हमले को सही ठहराने के लिए दावा किया है कि ये हमला 20 हमास और फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद के मिलिटेंट्स को निशाना बनाने के लिए किया गया था। यहाँ पर मिलिटेंट वर्ड का यूज किया गया है। मिलिटेंट या फिर उग्रवादी एक ऐसा इंसान होता है जो लड़ाकू होता है, मतलब वो आक्रामक होता है या फिर हिंसात्मक होता है। अब जैसे कोई राजनीतिक एजेंडा को बढ़ावा देने के लिए या फिर अपने मुद्दे को उसको बढ़ावा देने के लिए हथियार उठा लेता है तो उसको उग्रवादी कहा जाता है। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि ये हमला 20 हमास और फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद के मिलिटेंट्स को या फिर उग्रवादियों को निशाना बनाने के लिए किया गया था। पिछले महीने अल मवासी में कम से कम 90 फिलिस्तीनियों की हत्या को भी इसी तरीके से सही ठहराया गया था। इजराइल ने कहा कि इस हमले का लक्ष्य हमास के 2 कमांडरों को मारना था जिनमें मोहम्मद देव भी शामिल थे। इस प्रकार की घटनाएं ये दिखाती हैं कि किस तरीके से इजराइल अपनी सबसर्विएंट नीति के तहत अपनी कार्रवाइयों को सही ठहराता है। यहाँ पर एक वर्ड है सबसर्विएंट। इसका यूज हम उस सिचुएशन के लिए करते हैं या फिर किसी पर्सन के लिए करते हैं जो किसी दूसरे पर्सन के द्वारा या फिर किसी दूसरे ग्रुप के द्वारा या फिर किसी की पावर के द्वारा कंट्रोल किया जाता है या फिर उसके अधीन होता है। मतलब किसी पर्सन या फिर किसी चीज के लिए वो ज्यादा आज्ञाकारी होता है, मतलब उसके डिसीजंस को, मतलब उस चीज की या फिर उस पर्सन की या फिर उस ग्रुप की डिसीजंस को पहली प्रायोरिटी देता है। उसके लिए उसको गुलाम जैसा कहा जा सकता है, जैसे वर्कर्स होते हैं। तो वो हमेशा अपने मालिक के प्रति सबसर्विएंट रहते हैं, मतलब भले ही वो अंदर से इस बात के लिए अग्री ना करते हैं लेकिन वो पहली प्रायोरिटी अपने बॉस की आज्ञा को ही देते हैं या फिर उसको आज्ञाकारी बोला जा सकता है। अब जरा इस पर्सपेक्टिव में सोचें कि इजराइल ने गाजा में अपने युद्ध की शुरुआत से अब तक लगभग 40,000 फिलिस्तीनियों की हत्या कर दी है और हजारों को घायल कर दिया है। हालांकि कभी कभी मौतों की संख्या पर विवाद होता है लेकिन इजराइल ने ये साफ किया है कि गाजा के विनाश और नागरिकों की मौत को वो हमास के विनाश के लिए उचित मानता है। इसे हम इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के रेफरेंस में समझ सकते हैं जहां अनुपातिकता का सिद्धांत लागू होता है। इस सिद्धांत के अनुसार अगर किसी हमले से नागरिक जीवन की हानि होती है या कोई दूसरा इंसिडेंटल नुकसान होता है, मतलब अचानक से कोई नुकसान होता है, तो वो केवल तभी जायज ठहराया जा सकता है जब वो कॉन्क्रीट एंड डायरेक्ट मिलिट्री एडवांटेज से ज्यादा ना हो। कॉन्क्रीट एंड डायरेक्ट मिलिट्री एडवांटेज का मतलब हो गया किसी मिलिट्री एक्शन के परिणाम स्वरूप जो साफ और सटीक लाभ सेना को प्राप्त होता है उसे कॉन्क्रीट और डायरेक्ट मिलिट्री एडवांटेज कहा जाता है। इजराइल की सेना ने अपनी डिस्प्रपोर्शनेट हिंसा को सही ठहराने के लिए तर्क दिया। डिस्प्रपोर्शनेट का मतलब होता है कि किसी चीज का किसी दूसरी चीज के साथ असमान होना या फिर उसके जो रेशियो होते हैं, मतलब इसका रेशियो है वो समान नहीं है। जब हम किसी चीज का आकार या फिर किसी चीज की मात्रा या उसकी इंपॉर्टेंस उसके कॉमन रेशियो से ज्यादा देखते हैं या फिर कम देखते हैं तो उसे डिस्प्रपोर्शनेट कहा जाता है। तो मतलब इजराइल की सेना ने अपनी डिस्प्रपोर्शनेट हिंसा को सही ठहराने के लिए तर्क दिया है या फिर जिनका रेशियो समान नहीं है उस हिंसा को सही ठहराने के लिए तर्क दिया है कि ये रणनीतिक रूप से जरूरी है। विशेषज्ञों के अनुसार इजराइल की ये पॉलिसी डिटरेंस के लिए होती है जिसमें विनाश का डर फैलाकर दुश्मन को डराया जाता है। यहाँ पर एक वर्ड है डिटरेंस। इसका मतलब होता है प्रतिरोध, यानी कि प्रतिरोध एक ऐसी चीज है जो किसी को कुछ करने से रोकता है या किसी के खतरे को टाल देता है। जैसे कि आतंकवाद को कंट्रोल करने के लिए कड़े कानूनों को लाना डिटरेंस का काम करता है, यानी कि उस आतंकवाद को रोकने का काम करता है। तो विशेषज्ञों के अनुसार इजराइल की ये पॉलिसी डिटरेंस के लिए होती है, यानी कि प्रतिरोध के लिए होती है, जिसमें विनाश का डर फैलाकर दुश्मनों को डराया जाता है। 2006 में लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ युद्ध में
इजराइल की सेना ने डिस्प्रोपोर्शनेट रिटेलिएशन की रणनीति अपनाई। डिस्प्रोपोर्शनेट का मतलब मैंने अभी आपको बताया कि इसका मतलब होता है कि किसी के रेशियो में कमी होना या फिर उसका रेशियो ज़्यादा होना, मतलब असमान होना। और रिटेलिएशन का मतलब होता है किसी से प्रतिशोध, किसी पर्सन से प्रतिशोध या फिर उससे बदला या फिर किसी ग्रुप से बदला। तो मतलब 2006 में लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ युद्ध में इजराइल की सेना ने डिस्प्रोपोर्शनेट रिटेलिएशन यानी कि असमान बदले की रणनीति अपनाई, जिसमें नागरिक इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया था। इस रणनीति को दैनीय डॉक्ट्रिन कहा गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये रणनीति प्रभावी है? एलियनेशन एक वर्ड है जिसका मतलब होता है जैसे कोई पर्सन है या फिर कोई ग्रुप है, उसका समाज से या फिर किसी ग्रुप से या फिर किसी चीज से मेंटल और इमोशनल रूप से अलगाव या फिर परायापन महसूस होने वाली सिचुएशन। इजराइल की इस नीति से फिलिस्तीनी लोगों में अपने अधिकारों से अलगाव की भावना बढ़ी है, मतलब परायापन की सिचुएशन बढ़ गई है। गाजा में युद्ध की शुरुआत के बाद इजराइल की सेना ने घरों को, स्कूलों को, यूनिवर्सिटीज को, हॉस्पिटल्स को नष्ट कर दिया है। इसे जेनोसाइड और डोमिसाइड के रूप में परिभाषित किया गया है। जेनोसाइड का मतलब होता है किसी विशेष जाति के लोगों की या फिर किसी विशेष धर्म के लोगों की या फिर किसी नस्ल के लोगों की जानबूझकर सामूहिक हत्या करना, इसे अंग्रेजी में जेनोसाइड बोला जाता है। और ऐसे ही अगर मैं डोमिसाइड की बात करूं तो इसका मतलब होता है कि किसी कम्युनिटी के या फिर किसी पर्सन के आवासीय स्थान को जानबूझकर और व्यवस्थित तरीके से नष्ट कर देना। 7 अक्टूबर से 31 मई के बीच यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट के अनुसार 55% से ज़्यादा बिल्डिंग्स को इजराइल के द्वारा नष्ट कर दिया गया था। इजराइल की इन नीतियों के कारण गाजा में लोगों का टर्नआउट लगातार कम हो रहा है, क्योंकि वे लगातार डर और असुरक्षा में जी रहे हैं। यहाँ पर एक वर्ड है टर्नआउट। इसको आप ऐसे समझ सकते हो जैसे किसी घटना में या फिर किसी एक्टिविटी में शामिल होने वाले लोगों की संख्या। जैसे एनुअल स्कूल स्पोर्ट्स में बच्चों की टर्नआउट बहुत ज़्यादा अच्छी रही, मतलब इसमें शामिल होने वाले बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा रही। इस रेफरेंस में इजराइल की मिलिट्री स्ट्रेटजी की भी आलोचना की जा रही है। भले ही इजराइल ये दावा करे कि हमास के नेता उन क्षेत्रों में मौजूद थे, लेकिन नागरिकों की हत्या करना, एम्बुलेंस को निशाना बनाना और नागरिक सुरक्षा कर्मियों को लक्ष्य बनाना बिल्कुल भी उचित नहीं है। इसे हम कर्टेलिंग के रूप में देख सकते हैं, जिसका मतलब होता है किसी चीज को रोकना या फिर उसको सीमित कर देना। इजराइल की इन कार्रवाइयों से नागरिकों की स्वतंत्रता को कर्टेल किया जा रहा है या फिर उनको सीमित किया जा रहा है। डेमोन्स्ट्रेटेड एक वर्ड होता है, इसका मतलब होता है कि किसी चीज को दिखाना या फिर किसी चीज को प्रमाणित करना। इजराइल की ये नीति ये दिखाती है कि वो इंटरनेशनल लॉ की परवाह किए बिना अपनी कार्रवाइयों को जारी रखे हुए है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के प्रोसिक्यूटर करीम खान ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और रक्षा मंत्री योव गैलेंट इनके खिलाफ युद्ध अपराधों को मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए गिरफ्तारी वारंट की मांग की है। फिलहाल इजराइल की सेना ने गाजा में अपने हमलों को रैंप अप किया है और वहां की सिचुएशन लगातार बिगड़ रही है। रैंप अप एक फ्रेजल वर्ब होती है। इसका मतलब होता है कि किसी एक्टिविटी को या फिर किसी की कोशिशों को तेज कर देना। एक और वर्ड है हमारा एपिसेंटर। इसका यूज हम किसी भूकंप की घटनाओं को बताने के लिए करते हैं, यानी कि जहां पर भूकंप की वेव्स सबसे पहले महसूस की जाती हैं। गाजा इस समय युद्ध का एपिसेंटर बन चुका है, जहां पर हर दिन नए हमले हो रहे हैं। तो ये एक केंद्र बिंदु बन चुका है। अब इसको आप बड़ी घटनाओं के लिए भी यूज कर सकते हैं, जैसे किसी बड़ी एक्टिविटी के लिए भी यूज कर सकते हैं कि उस घटना का केंद्र बिंदु जहाँ पर वो घटनाएं बार बार हो रही हैं या फिर वहाँ पर उसकी जो घटना की वेव्स हैं वो बहुत ज़्यादा महसूस की जा रही हैं। आखिरकार जब तक इजराइल को इंटरनेशनल लेवल पर जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा, तब तक ये हत्याएं और विनाश जारी रहने की संभावनाएं हैं। इजराइल की रणनीति, उसके सहयोगियों
और इंटरनेशनल कम्युनिटी द्वारा समर्थन की कमी के कारण मजबूत हुई हैं। इस तरह दोस्तों हमने इस वीडियो के माध्यम से न केवल गाजा की सिचुएशन को समझा बल्कि बहुत सारे नए वर्ड्स को भी सीखा। तो आप मुझे बताइए कि इस सीरीज को मुझे कंटिन्यू करना चाहिए या फिर नहीं। आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली है तो इसका मतलब ऑब्वियसली आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।